नमस्ते हमारे प्यारे भाई। आजकल एसएससी बहुत हवा में उड़ रही है, पर हम तो एसएससी से हमेशा 4 कदम आगे रहते हैं। एसएससी ने बोला टीसीएस हटाओ, नई कंपनी बुलाओ, नया सॉफ्टवेयर लाएंगे, नई लैब्स में आपका पेपर करवाएंगे। और एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट के एक नया सैंपल पेपर डाला कि भैया ऐसा ऐसा इंटरफेस होने वाला है। हमने जैसे चाइना करता है वहीं से बिल्कुल वो सीखा, वो इंटरफेस देखा और 24 घंटे के अंदर मात्र अपनी टेस्ट रैंकिंग वेबसाइट पर उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दिया। जी हां, भारत में पहली बार एसएससी का पहला नए इंटरफेस पे जो मॉक टेस्ट हुआ, गर्व के साथ हम कह सकते हैं वो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे हुआ। जिन कंपनियों की 400 500 हजार करोड़ की इवैल्यूएशन है वो नहीं कर पाए, पर मैं एक छोटा सा गरीब सा मास्टर ये चीज कर ले गया। कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्त। ये मॉक टेस्ट अभी भी हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट रैंकिंग वेबसाइट पे लाइव चल रहा है, आप जाके लगाइए मेरे दोस्त। और मैं इस वीडियो में जो मैंने गणित का सेक्शन बनाया था उसके 25 सवालों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। नए इंटरफेस पे मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट भी बहुत गजब लेवल का डाले, हम बहुत शानदार शानदार सवाल चुन चुन के डाले जिनसे आप कुछ सीखो। आपको मॉक टेस्ट कर लगाते समय कोई चैलेंज ही फेस ना करना पड़े तो मॉक टेस्ट किसी काम का है ही नहीं मेरे दोस्त। मॉक टेस्ट अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट में 150 नंबर ला रहे हो तो नए मॉक टेस्ट में फिर आपके 150 से कम ही आने चाहिए, तो मॉक टेस्ट बढ़िया है। वरना फिर बेटा वो रद्दी क्वालिटी का मॉक टेस्ट है। तो हमारे मॉक टेस्ट में क्वालिटी टॉप नॉच है। आप एप्लीकेशन पर जाइए, टेस्ट रैंकिंग पर, एप्लीकेशन पर नहीं अभी वेबसाइट पर जाना, वेबसाइट पे भी आप अपना अकाउंट बना लो। देखिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे ही मॉक टेस्ट दिया करो मेरे दोस्त। वहां पे आपको ऑल इंडिया का सीजल न्यू इंटरफेस का जो लाइव टेस्ट मिल जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी। और अभी तक लगभग 80,000 बच्चों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर दिया है, अप्रोक्स 80,000 बच्चों ने। तुरंत आपको सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहां पर, तो आप भी जाके इस टेस्ट को लगाइए। धीरे धीरे हम अपनी एप्लीकेशन पर भी जितने भी मॉक टेस्ट, क्विज टेस्ट, सब में मेरे दोस्तों ये चीज हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो जाके आप ये लगाइएगा मेरे भाई, टेस्ट रहेंगे एप्लीकेशन पर, एक्सक्लूसिवली आपके लिए है ये मॉक टेस्ट, ठीक है जी। एग्जाम में अभी कुछ ही दिन है, उससे पहले मैं 3-4 ऑल इंडिया लाइव टेस्ट और करवा दूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए आपने पढ़ा है, रिवीजन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो नया इंटरफेस है इस पे कम से कम आप 5 से 6 मॉक टेस्ट जरूर लगा के देख लीजिए। कहां से आप लगा पाओगे? हमारी एप्लीकेशन से। और हमारी बच्चों टेस्ट सीरीज भी है एसएससी के लिए स्पेशल, आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इसमें 30 आपको क्वालिटी टेस्ट मिल जाएंगे मात्र 199 की फीस में, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2025 पावर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, 30 मॉक टेस्ट है इसमें, और वो हमने ही बनाए हैं सारे के सारे। चले शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। अब यहां से क्वेश्चंस, पहले सवाल से। गोविंदा 5200 रुपए के कुल कॉस्ट पर 2 वस्तु खरीदी, ठीक है। एक वस्तु को 28% प्रॉफिट पे, दूसरी को 12% लॉस पर बेचा, ओके। दोनों वस्तुओं को कुल 5656 रुपए में बेचा, तो दोनों वस्तुओं के सीपी का डिफरेंस क्या है? एलिगेशन भी लग जाएगा, परसेंटेज ब्रेक मेथड भी, एलिगेशन भी लगा देते हैं। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे, सीपी का रेशियो आएगा। 2 वस्तु खरीदी, एक वस्तु को 28% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरी को 12% लॉस पर बेचा, लॉस मतलब माइनस। अच्छा, दोनों वस्तु 5200 रुपए की कुल प्राइस पर खरीदी थी और 5656 में बेची। 5200 का सामान 5656 में बेचा तो 456 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 5200 रुपीज पर। परसेंटेज में कितना? इनटू 100% आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो आप कुल प्रॉफिट निकालो कि दोनों वस्तु पर मिलाकर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। ये कट गया मेरे भाई, ये 4 से कट गया मेरे दोस्तों, 114/13, यानी कि ओवरऑल आपको 114/13% का प्रॉफिट हुआ। कुल मिलाकर आपको 114/13% का प्रॉफिट हुआ। अब एलिगेशन लगाएंगे, देखिए फ्रैक्शन में काफी मुश्किल है। एक काम करो, देखिए पहले 2 से तो कट ही रहा 28 14 बार, ये 2 से कट रहा है 12 6 बार, और ये 2 से कट रहा है 114 57 बार। प्रॉब्लम ये है कि यहां एलिगेशन लगाने में प्रॉब्लम होगी, तो बटे 13 आ रहा है। पूरे सिस्टम को आप 13 से गुणा कर दो, इससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब यहां 14 की 13 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182%, -13 × 78। और यहां मेरे दोस्तों
57 की बटे तेरे की तेरे में गुणा करेंगे 57%। अब लगा दो एलिगेशन मेरे भाई। 57 में से माइनस का 78 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 135। 182 में से 57 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 5। 125 आ जाएगा। यानी कि दोनों वस्तुओं के सीपी का रेशियो आ गया, क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया, दोनों वस्तुओं के सीपी का रेशियो। और एक किससे चला गया जी? 5 से चला गया, है ना। 5 से 135 चला गया 27 बार, 5 से 125 चला गया 25 बार। ये दोनों वस्तुओं के क्रिय मूल्य का अनुपात है 27-25। दोनों का टोटल सीपी कितना है? 27 + 25 52 है। जबकि दोनों वस्तु कुल खरीदी कितनी में? 5200 रुपए में, यानी कि 100 गुना। अगर ये 100 गुना है तो इनके सीपी का डिफरेंस है 27-25 का 2, तो 2 की वैल्यू भी 100 गुना आ जाएगी, यानी कि 200 रुपए। 200 रुपए आंसर है। ठीक है जी। तो थोड़ी कैलकुलेशन है, एलिगेशन मेथड मैंने आपको बताया है पूरा डिटेल में, वो भी करिए। दूसरा सवाल, आज का मॉक टेस्ट का लेवल काफी बढ़िया है। एज अमाउंट इज 41/400 टाइम्स मोर देन बीज अमाउंट। बी स्पेंड इज अमाउंट एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है। एट वॉट रेट % पर एनम शुड ए स्पेंड इज अमाउंट। ए को अपना खर्चा हर साल कितने % कम करना चाहिए मेरे भाई? ए को हर साल अपनी धनराशि का कितना % खर्च करना चाहिए कि 2 साल बाद दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाए? गजब का सवाल है मेरे भाई। और 90% बच्चे जो है इस सवाल को करने में घबरा जाएंगे। ये 2 लोग हैं, ए और बी। ए के जो शेयर है 20 से 41/400 गुना ज्यादा है, यानी कि अगर बी के पास 400 रुपए है ना, बी के पास 400 रुपए हैं, तो ए के पास है 441 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। अब एक बात आप ये समझिएगा कि बी हर साल 9% पैसा खर्च करता है। अगर बी हर साल 9% खर्च करता है तो बी के पास बचता कितना है? 91%। 100% में से अगर 9% खर्च कर दे तो बी के पास 91% बचेगा। 91% की फ्रैक्शन वैल्यू 91/100। 2 साल बाद कितना बचेगा? पावर 2। ये 2 साल बाद बी का अमाउंट है। मान लो भाई ए हर साल कुछ जो है परसेंटेज खर्च कर रहा है और आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने के मान लिया। 2 साल बाद ए के पास कितना अमाउंट होगा? पावर 2। जितने साल बाद अमाउंट निकाला उतनी पावर करते, दोनों तरफ से स्क्वायर कर अंडर रूट ले लेंगे। 21 आ जाएगा 441 का, के देखो निकलेगा ही बेटा, ये 20 और ये आ जाएगा 91/100। आप बोलोगे यस सर। तो 20 पंजे तो आपका 100 ये कट ही गया। ठीक है जी। और 7 से 7 × 21 और 7 से 13 ये कट ही गया। तो के का मान आ गया जी 13/15। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 13/15। यानी कि भाई ए के पास पैसा खर्च करने के बाद, जैसे यहां बी ने 100% में से 9% खर्च किया तो कितना बचा? 91%। ऐसे ही ए का पैसा खर्च करने के बाद 13/15 बचता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/15, तो खर्च कितना कर रहा है? 15 में से 13 बचा तो खर्च कितना कर रहा है? 2/15। और 2/15 की परसेंटेज वैल्यू है 13 सही 1/3% आंसर। गजब का सवाल है। 1/15 6.66%, 2/15 दुगुना 13.33%। आइए सवाल नंबर 3। यह शानदार सवाल आपको और कहीं और नहीं मिलेंगे। यह मल्टीप्लिकेशन पूछे किसके बराबर है। देखो इतनी लंबी चौड़ी गुणा करके नहीं बतानी है। एनटीपीसी का सवाल मैंने टेस्ट में डाला, डेसिमल के डिजिट देखने। डेसिमल के बाद 1 2 और 4 6 अंक है। देखो नंबर सेम है मेरे भाई, बट डेसिमल आगे पीछे के। यहां तो 4 3 7 1 8 डेसिमल हो गए। यहां 3 और 3 ये वाला आंसर आ गया। यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहां कोई डेसिमल है नहीं, यहां 3 डिजिट। यानी कि यहां भी डेसिमल के बाद टोटल 6 डिजिट है, इस मल्टीप्लीकेशन में भी 6 डिजिट है। आंसर है सेकंड ऑप्शन। आओ, दो पॉजिटिव नंबर के बीच 2880 का डिफरेंस है। ओके, जब बड़ी को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 6 है, शेषफल 120 है। दी गई संख्या में बड़ी संख्या और 3916 का एचसीएफ कितना है? और ये ऑप्शन है। देखो ऑप्शन एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते, ऑप्शन से ही हो जाएगा सवाल। देखो पहले तो आपको यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना, ये अलग ही सवाल है नंबर सिस्टम का। यहां से आप एक इन दोनों में बड़ी संख्या निकालोगे, फिर आपको को इस n मान ली बड़ी संख्या n और इस 3916 का एचसीएफ निकालना है। तो मेरे भाई एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो भी होगा वो ऐसी संख्या होगी जो 3916 को डिवाइड करती हो। तो मुझे केवल ऑप्शन में से ये देखना है कि 3916 किससे डिवाइड होता है।
क्या 3916 45 से डिवाइड होगा? नहीं, 45 में 5 आता है। क्या 44 से भाग होगा? 44 मतलब 4 से तो कट रहा है। 3 और 1 4, 9 6 15, 15 और 4 का डिफरेंस 11। यस, ये नंबर 11 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 44 से भाग होगा 42 से। क्या ये नंबर 42 से भाग होगा? 42 मतलब 3 से कटना चाहिए। 9 3 12 6 18 19। इस संख्या के डिजिट सम 19 है मेरे भाई। 9 3 12 6 18 19, इस संख्या के अंकों का योग 19 है। यानी कि 3 से ही नहीं कटेगा तो 42 से कैसे कटेगा? जब ये 3 से ही नहीं कटेगा तो 48 से कैसे कटेगा? इसका मतलब ये नंबर केवल 44 से ही भाग हो रहा है ऑप्शन के हिसाब से। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चे, खत्म। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ना बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाते, ऑप्शन से कर लिया करो। पांचवा सवाल, 9 12 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर वाले भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 9 12 15। अच्छा, इस तरीके से ये 9 12 15 है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इसको 9 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर ऐसे घुमाया जाता है। इस समकोण त्रिभुज को आप ऐसे घुमाओ मेरे भाई, है ना, ऐसे रोटेट करो तो एक कोण बन जाएगा हवा में मेरे दोस्तों। इस तरीके से एक शंकु बन जाएगा अगर आप रोटेट करोगे तो। ठीक है, इस शंकु का वॉल्यूम बताना है तो ये तो इस शंकु की रेडियस हो जाएगी 12। शंकु की रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों? 12। और ये इसकी हाइट हो जाएगी 9। तो इसमें कुछ था ही नहीं। वॉल्यूम आपको निकालना है, पाई में आंसर है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 इंटू हाइट h यानी कि 9। तो 3 से 9 3 बार, 144 तिया 432 पाई। बोलो, आसान सवाल है। द गिवन एक्सप्रेशन, बताइए एक्सप्रेशन सीटसल प्री का सवाल है, किसके बराबर है? कॉट बी माइनस टेन बी। भाई ये तो फॉर्मूला ही होता है, कॉट माइनस टेन, कॉट प्लस टेन, कॉट माइनस टेन दोनों फॉर्मूले होते हैं। कॉट बी माइनस टेन बी का फॉर्मूला, या आप इसको कॉस साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चलो मैं आपको कॉस साइन से बता दूं। कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, माइनस टेन का मतलब साइन बटे कॉस। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है, आप बोलोगे हाँ जी। साइन इंटू कॉस, आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते थे। यहां पर एलसीएम लेंगे साइन गुणा कॉस, ये हो जाएगा भाई ऐसे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और इंटू साइन कॉस। ये कट गया तो क्या आ गया? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बी है ना, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है कॉस 2b। तो कॉस 2b आ गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस 2b। कॉस 2b का फॉर्मूला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। कॉस 2b को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1। कॉस 2b का फॉर्मूला होता है बेटा ये, खत्म। तो जब सवाल बेसिक से ही हो रहा हो तो वैल्यू पुटिंग के चक्कर में ना पड़ा करो। आगे चलेंगे, सातवां, एक डीलर 72,000 रुपए पर ड्रायर के हिसाब से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर 8% प्रॉफिट होता है, दूसरे पर 25% का लॉस होता है। पूरे ट्रांजैक्शन में उसका लॉस परसेंटेज क्या है? ओके, देखिए 2 सामान बेचे एक डीलर ने और दोनों ही ड्रायर को बेचा 72,000 पर ड्रायर, यानी कि दोनों ड्रायर को 72,000 रुपए ईच का बेचा है। दोनों ही ड्रायर को सेम सेलिंग प्राइस का बेचा है, तो सेम सेलिंग प्राइस वाला सामान है। एक पर 8% प्रॉफिट हुआ, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 भाई। दूसरे पर 25% लॉस हुआ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो ये रहा सीपी, ये एसपी। सीपी से एसपी का रेशियो लेना है भाई। 8% प्रॉफिट का मतलब 2/25, 25 पे 2 का प्रॉफिट हुआ, 25 का सामान 27 में बिका पहला ड्रायर। दूसरे ड्रायर पे 25% लॉस हुआ, 1/4, तो 4 का ड्रायर 3 में बिका। अब भैया यहां सेलिंग प्राइस इसका 27 है, इसका 3 है, गलत बात है भाई। दोनों ड्रायर को 72,000 रुपी प्रति ड्रायर के दर से बेचा गया, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि दोनों ड्रायर को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा गया। सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। 27 है, 3 है, 3 को भी 27 कर लेते हैं 9 से गुणा, तो 9 चौक 36 और ये आ गया भैया 9 तिया 27। यानी कि मैं कह सकता हूं दोनों ड्रायर कुल मिला के आपने 25 + 36 61 के खरीदे और बेचे 54 के, यानी कि अल्टीमेटली 61 का सामान आपने 54 में बेचा है। तो आपको लॉस तो हुआ भैया 7 रुपए का, कितने पर? 61 पर। और परसेंटेज में कितना गुणा? 100% ही आ गया। तो 700 बसे 61 आ गया, तो 61 एकम 61 कितना बच जाएगा? 90, फिर 61 एकम 61 यानी कि 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेंगे,
जी। 8वां सवाल, ये पटवारी के पेपर का पूछा हुआ है। x+1/x2 है तो इसका मान बताओ। भाई x+1/x2 है तो x का मान 1 होगा। 1 की कुछ ही पावर करो 1 आएगा, 1 की पावर 23 भी 1 आएगा, 1 की पावर 5 भी 1 आएगा। ये 1 + 1 + 1 4 आ गया आंसर। देखो एक आध सवाल तो हर एग्जाम में ऐसा आता ही है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 13, 13 के प्रथम 17 मल्टीपल्स का एवरेज बताओ। देखो 13 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, ये सब होंगे। तो 13 का 17वां मल्टीपल क्या होगा? 13 × 17 ये आएंगे बेटा। आपको इनका एवरेज निकालना है। ध्यान से देखो तो ये सब समांतर श्रेणी में होंगी संख्याएं, है ना। 13, 26, 39, 13 का गैप होगा। अब इनका जो एवरेज निकालना है मेरे भाई, वो फर्स्ट और लास्ट नंबर का आधा। पहला नंबर है 13, लास्ट नंबर है 13 × 17। अगर संख्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो एवरेज आ जाएगा। 13 कॉमन, 17 का 18/2 9, 13 निम्न 117, ये आंसर है। पूरा हो गया। ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि 13 के मल्टीपल्स के एवरेज निकालने, 13 से कटने वाला आएगा। 13 से कोई ऑप्शन नहीं कट रहा सिवाय 117 के, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। सवाल नंबर 10, 2295 मीटर की सर्कुलर रेस में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, यश 45 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। वे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट है चीज। तो सरकमफेरेंस पर वो कितने अलग अलग पॉइंट पर मिलेंगे? कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे परिधि पर, यह पूछा है। गजब भाई, इस सवाल की ट्रिक होती है। वैसे तो यहां पे टाइम दिया हुआ है, पर टाइम का रेशियो ले लो या स्पीड का रेशियो ले लो। मान लो सर्कुलर ट्रैक है मेरे भाई, इस सर्कुलर ट्रैक पर दो लोग दौड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में मेरे दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में। कौन कौन? सिद्धार्थ और यश। सिद्धार्थ और यश। सिद्धार्थ एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? 85 सेकंड का। यश एक चक्कर लगाने में 45 सेकंड का टाइम लेता है। यानी कि एक चक्कर लगाने में सिद्धार्थ और यश को जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो कितना है? 5 से चला जाएगा मेरे भाई। 17 बार 9 बार, ये एक चक्कर लगाने में लगने वाले टाइम का रेशियो 17 9। स्पीड का रेशियो भी मेरे दोस्तों उल्टा आ जाएगा कि दोनों एक चक्कर का मतलब सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जाने में लगने वाले टाइम का रेशियो 17 9 है, स्पीड का रेशियो 9 17 है। तो या तो टाइम का रेशियो पता हो या स्पीड का रेशियो पता हो, किसी भी एक चीज का रेशियो आप निकाल लीजिए एक चक्कर लगाने में। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं मेरे भाई, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो कितने पॉइंट पर मिलेंगे? भैया अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कुछ ही फिक्स पॉइंट है जिसपे जिंदगी भर मिलते रहेंगे। अगर ये एंड लाइफ तक दौड़ते रहे तो उन्हीं फिक्स पॉइंट पर बार बार मिलेंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो आंसर आता है 17 + 9। यानी कि पहले आपको रेशियो लेके सिंप्लीफाई करना है। 85 45 कट रहा था 5 से, तो पहले 5 से काट लिया, जोड़ दिया 17 9, 26 पॉइंट पर मिलेंगे। अगर डायरेक्शन सेम होती मेरे भाई तो ट्रिक है बेटा डिफरेंस, आपको फिर इनका डिफरेंस लेना होता है। यानी कि सेम डायरेक्शन में वो एक दूसरे से 8 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। ये तरीका होता है, पता होना चाहिए सर्कुलर ट्रैक का। 11वां सवाल, किसी अपार्टमेंट की प्रेजेंट कीमत है 1,70,014 रुपए। एक साल बाद इसकी कीमत बढ़ के 1,93,900 रुपए हो गई, तो अपार्टमेंट की कीमत कितने % बढ़ी अप्रोक्स बताना है। देखो भाई वैसे तो बहुत टफ वैल्यू, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो लंका लग जाएगी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने ज्यादा दूर दूर हैं। जब ऑप्शन इतने ज्यादा दूर दूर है, 5-5% से भी ज्यादा का फर्क है, तो हमेशा हम ऐसे सवालों को अप्रोक्सी कैलकुलेट करते मेरे भाई। अब जैसे 1,70,014 रुपए, इतना महंगा फ्लैट है 1,70,014 रुपए का, ये 14 रुपए कौन दे रहा है? 1,70,000 रुपए ही दोगे, मुझे पता आप फ्लैट खरीदोगे तो कोई प्रॉब्लम। ये फ्लैट की कीमत है बढ़ के कितनी होगी? 1,93,900 रुपए। अरे ये तो 100 रुपए कम है, 1,94,000 से 100 रुपए कम है। जब बात लाखों की हो तो मेरे भाई 100 रुपए का हिसाब नहीं देखते। यानी कि मैं देख सकता हूं अप्रोक्स 1,70,000 का फ्लैट 1,94,000 का हो गया, तो कीमत कितनी बढ़ी है? रेशियो ले लो, 170 से 194 होगी, तो कीमत बढ़ी है 24 आउट ऑफ 170, परसेंटेज में गुणा 100%। ठीक है जी, ये आ गया 17 कम 17, 17 चौक 68, यानी कि लगभग 14%, अप्रोक्स 14% आ गया। हो गया ना खटाक से। तो खटाक से करने सवाल। एक सर्कल में दो कॉर्ड ए बी और सी डी हैं, जिनकी
माप 14 और 16 हैं, जो सेंटर के सेम ही साइड है और पैरेलल हैं, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो सर्कल के डायमीटर की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि आप में से जो बच्चे मॉक लगा रहे हैं सिंसियर, उन सबको ये सवाल करना आता होगा। ये सवाल एज इट इज रेलवे एनटीपीसी के पेपर का है, पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। और आधे से ज्यादा सवाल ऐसे हो जाते हैं आपसे, आपको ना सर्कल में दो कॉर्ड दी हुई हैं, ए बी और सी डी पैरेलल, पैरेलल दो कॉर्ड दी हुई हैं। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन कितने दूर दूर हैं, हद से ज्यादा दूर दूर ऑप्शन है, बहुत दूर दूर। आपसे पूछा सर्कल का डायमीटर, मेरे भाई किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है, सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होती है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, सर्कल के दो पॉइंट को मिला दो। डायमीटर यानी कि सेंटर से जाने वाली लाइन, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होती है डायमीटर। अगर यहां पे सर्कल के अंदर दो कॉर्ड 14 और 6 हैं, तो डायमीटर जो भी होगा 14 से बड़ा होगा मेरे भाई, 14 से भी बड़ा, 6 से भी बड़ा, 14 से बड़ा होगा। क्या 29 डायमीटर ही पूछा, क्या 29 का रूट 14 से बड़ा आएगा? नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं आएगा भाई। 29 का रूट क्या आएगा, लगभग 5 5 दूनी 10, ये आएगा 14 से बड़ा। कि 58 का रूट 7 से बड़ा आएगा, 49 का रूट 7 होता है ना, तो 7 दूनी 14, ये नंबर 14 से बड़ा आएगा, यही आंसर है, खत्म। बाकी आंसर हो ही नहीं सकते थे, हम क्यों सॉल्व करने के चक्कर में पड़े मेरे भाई। 13वां सवाल, 6.66% ब्याज की दर से 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 322 रुपए, प्रिंसिपल क्या है? नया सवाल डाला भैया मैंने। देखो ब्याज की दर है 6.66%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/15, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं 1/15। आपको ना 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है। 3 साल के सीआई एसआई के डिफरेंस के लिए गोल्डन रेशियो है 3:1। ये कैलकुलेशन 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस देती है। इस कैलकुलेशन से 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर, अगर ब्याज की दर 6.66% है, 1/15 है, तो यहां बटे 15 है, तो प्रिंसिपल जो होगा मेरे दोस्तों 15 का क्यूब होगा। प्रिंसिपल क्या होगा मेरे दोस्तों, हमेशा 15 का क्यूब मान लीजिए, क्योंकि कहानी 3 साल, क्योंकि हमें ना 6.66% करते जाना है, 1/15 करते जाना है, और 3 बार करना पड़ेगा। तो आसान कैलकुलेशन तब रहेगी जब प्रिंसिपल को 15 का क्यूब मान लो। तो 15 क्यूब का 1/15 करो 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर का 1/15 करो 15, 15 का 1/15 करो 1, यह आएगा 15 तिया 45 प्लस 1 46, 46 आ गया। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 15 का क्यूब यानी कि 3375 है बच्चों, अगर आपका प्रिंसिपल 3375 है, तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 46 होगा, जबकि सवाल में 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस दिया 322 रुपए, अगर ब्याज की दर 6.66% है मेरे भाई। ठीक है, बताओ कितने गुना ये? हाँ, 280 और 42, 7 गुना हो रहा है मेरे दोस्तों। तो यहां भी 3375 की वैल्यू 7 गुना आ जाएगी, और ये मेरा आंसर है। 5 7 35, एंड में 5 आएगा और 25 से कटने वाला है, 75 में 25, 25 से 85 नहीं कटेगा बेटा, ये वाला नंबर आंसर होगा। गजब लेवल का सवाल था, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 14, सीएचएल प्री 2023 का, ट्रायंगल में साइड बीसी के समांतर सीधी रेखा पी और क्यू पर ए बी ए सी से मिलती है। एपी बराबर क्यू सी, ए बी की लंबाई 16 है, ए क्यू की लंबाई 4 है, सी क्यू की लंबाई क्या है? ये सिमिलरिटी का सवाल है भाई। हाँ देखो बच्चों, आपके सामने स्टूडेंट ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची गई है यहां पर। ठीक है, ये लाइन खींच देते हैं, मान लो हम कौन सी लाइन है, पी क्यू, पी क्यू लाइन खींची गई है साइड एसी के पैरेलल। पॉइंट पी जो है वो साइड ए बी पर है, क्यू जो है वो साइड एसी पर है, ये बात एकदम करेक्ट है। बोला ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो यहां पे जो साइड ए बी की लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे यस सर, एपी बराबर क्यू सी, एपी और क्यू सी बराबर है। अच्छा, ए क्यू की लंबाई 4 है, ए क्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है सी क्यू की लेंथ क्या है, सी क्यू आपसे पूछा, बताइए भैया।
देखो ये दोनों बराबर बोला है एपी और सीक्यू, अगर ये मैंने एक्स मान लिया तो ये भी एक्स हो जाएगा, बोले हाँ। ये पूरी साइड ए बी 16 है, ये एक्स है तो ये कितना बचेगा बीपी 16 माइनस एक्स। मैंने इसको x मान लिया, मानना ही पड़ेगा और तो भैया कुछ समझ आएगा नहीं यहां पर, क्योंकि ये x है तो ये भी x हो जाएगा, पूरी साइड 16 है तो ये कितना बचेगा b से p तक 16 माइनस x। अब ये लाइन पी क्यू बी सी के पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो बाय दी थेल्स थ्योरम जो लेफ्ट साइड में रेशियो वो राइट साइड में रेशियो, ये x है 16 माइनस एक्स, रेशियो सेम होगा x बटे 16 माइनस एक्स बराबर राइट साइड में आ जाएगा जी 4 बटे एक्स, बोले हाँ। और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 माइनस 4x, इस माइनस 4x को इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 64। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के रास्ते पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे कि अगर मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर लेता हूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 4 ऐड करने से, क्यों कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और राइट साइड में हो जाएगा जी 64 और 4 68, अंडर रूट ले लो तो x प्लस 2 बराबर 68, मतलब 17 चौका 68, 2 रूट 17, 2 रूट 17 ही आ गया। तो आंसर कौन सा आ गया, ये वाला ऑप्शन, x का मान ही पूछा है ना, 2 रूट 17, 2 उधर जाएगा माइनस का 2, 2 रूट 17 माइनस 2। अच्छा सवाल था ये वाला भी मेरे भाई, कुछ है नहीं वैसे इसमें। सवाल नंबर 15 करेंगे, बताओ क्या उत्तर है। टाइम एंड वर्क का, स्वामी एक काम को 24 दिन में कर सकता है, गणेश जो है वो स्वामी से 20% कम एफिशिएंट है, रघु स्वामी से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। वर्किंग टुगेदर, साथ में मिलकर स्वामी और गणेश ने 30% काम किया, गणेश और रघु ने मिलकर रिमेनिंग काम किया। काम कितने दिन में हुआ, अच्छा ये तो बड़ा बढ़िया सवाल है भाई। स्वामी, गणेश और रघु, यही है ना, रघु, ये तीनों लोग हैं। अब इनकी एफिशिएंसी दी हुई है पहली लाइन में, ठीक है, और यह बताया गया कि स्वामी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जी, वो 24 दिनों में काम कर सकते हैं। गणेश स्वामी से 20% कम एफिशिएंट है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, गणेश स्वामी से 20% कम एफिशिएंट है, स्वामी की 5 है तो गणेश की 4 है। आगे बोला है रघु स्वामी से 20% मोर एफिशिएंट है, 20% यानी कि 1/5, रघु स्वामी से 20% ज्यादा एफिशिएंट है, स्वामी की 5 है तो रघु की एफिशिएंसी 6 है। ये आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा स्वामी 24 दिन में काम कर सकते तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा क्या, आप बताओ। स्वामी एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, ठीक है, और स्वामी पूरा काम 24 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क तो 120 आ गया, 120। अब जब टोटल वर्क ही आ गया तो कुछ भी कर लो। स्वामी और गणेश 30% काम करते हैं, 120 का 30% होता है 36। स्वामी और गणेश 30% काम करते हैं, स्वामी प्लस गणेश ने 36 काम किया, 120 का 30%, 12 36, बाकी कितना काम बचा, 120 में से 36 घटाओ तो काम बचा 84, और बाकी बचा हुआ काम किन्होंने किया है, गणेश और रघु ने मिलकर किया, गणेश प्लस रघु ने। काम कितने दिन में हुआ भाई, स्वामी और गणेश ने 36 यूनिट काम किया है, स्वामी गणेश करेंगे 5 + 4 9 एफिशिएंसी से, कितने दिन में, बटा 9। गणेश रघु ने करा 84 काम, गणेश रघु करेंगे 4 × 6 10 एफिशिएंसी से, कितने दिन में, बटा 10। टोटल काम कितने दिन में हुआ, जोड़ना पड़ेगा, तो 36/9 4, और 84 को 10 से भाग करेंगे तो 2 से जाएगा मेरे भाई, 42/5, 42/5 का मतलब 5 × 8 40, 8 सही 2/5, तो कुल मिला के काम हुआ 8 × 4 12 सही 2/5 दिन में। मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन ठीक है। 4 दिन आ गया, 42/5 हो गया, 5 × 8 40 और 2 42, बहुत बढ़िया जी। आगे अगला सवाल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 299 है, बी और डी से डायगोनल पर डाले गए परपेंडिकुलर 11 12 हैं, डायगोनल AC की लंबाई। सीधा फॉर्मूला, अगर किसी चतुर्भुज का एक डायगोनल दिया है और उस डायगोनल पर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लंब डाले गए हैं, तो चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं। जैसे यहां पे चतुर्भुज का एरिया 299 दिया है, तो चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 डायगोनल, यहां पे डायगोनल AC की लंबाई पूछी है, और इस डायगोनल AC पर, डायगोनल AC के सामने वाले शीर्ष B और D हैं, B और D से डायगोनल पर परपेंडिकुलर डाले गए हैं 11 और 12 लंब डाले गए हैं, तो यानी कि H1 + H2।
एरिया होता है 1/2 मेरे भाई यहां पर डायगोनल, ठीक है, और ब्रैकेट में H1+H2, तो 11 + 12 क्या आ जाएगा आपका 23। 23 से काटेंगे तो 23 से कम 23, 6 23 73, यानी कि 13 दूनी 26 आ जाएगा डायगोनल एसी की लंबाई। एडवांस मैथ में ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं आजकल। ये देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बेड इज 3.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल, अगर एक बेड का सेलिंग प्राइस 3.5 गुना है तो प्रॉफिट इनिशियल का 24 गुना हो जाता है। इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। गजब सवाल। देखो मेरे भाई, ऐसा मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। आप किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे उस पर होने वाला प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट है भाई। सेलिंग प्राइस, ये 5 रुपए का पेन 7 रुपए का बेचूं, 2 रुपए ज्यादा बेचा, महंगा, 2 रुपए महंगा, तो प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा, ग्राहक से 2 रुपए ज्यादा लूंगा। अब एक बिस्तर का सेलिंग प्राइस 3.5 गुना हो गया इनिशियल का। 3.5 गुना होने का मतलब पहले सेलिंग प्राइस एसपी था, अब 3.5 एसपी हो गया। तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना, इंक्रीज कितना हुआ 2.5 एसपी बढ़ा। प्रॉफिट 24 गुना हो जाता। अगर पहले पी रुपए का प्रॉफिट था तो 24 पी का हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना 23 टाइम्स आपका प्रॉफिट बढ़ा 23 पी। ये बराबर होना चाहिए और ये आप एक स्टेप में सोच सकते थे। तो यानी कि यहां से वस्तु के सेलिंग प्राइस और उसके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है जी, 23/2.5, ठीक है, 2 से गुणा कर दो, दशमलव हट जाएगा, यानी कि 46/5। ये सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो आ गया इनिशियली। यानी कि जब आप सामान को 46 रुपए में बेचते हो तो 5 का प्रॉफिट होता है। तो भाई सीपी कितना होगा, आपने एक वस्तु को 46 रुपए का बेचा, 5 का फायदा हो, तो खरीदा कितने का होगा, 46 में से 5 घटाओ, सीपी 41 होगा। 41 + 5 तो ही तो 40 रुपए का। तो यानी कि प्रॉफिट है सीपी पर 5/41 परसेंटेज में इंटू 100% आ जाएगा आंसर। आंसर तो देखो अप्रोक्स में, तो 41 एकम 41 बचेगा 9 जीरो, है ना, 500 हो गया ना, और 41 दूनी 82, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग है। ये रहा तीसरा ऑप्शन आंसर है। आगे चलेगा। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 18, करो। AB is a chord in the minor segment of a circle of center Q. P is a point on the major arc AB. टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट D से खींची जाती है और AD एंड BD। पहले देखो डायग्राम बना लो, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई कि सवाल है क्या। कि जैसे सर्कल की कॉर्ड है AB, AB ये सर्कल की जीवा हो गई। अच्छा, अब इस सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट D से यहां से टेंजेंट खींची जाती है मेरे भाई, टेंजेंट, ये AD और ये BD टेंजेंट खींची जाती हैं। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। इफ एंगल AP भी 39 है तो आपसे ADB पूछा है। अच्छा, P कहां है, P इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क AB। अगर सर्कल की कॉर्ड है ना तो ये होगा माइनर आर्क, हमेशा छोटा आर्क, ये सर्कल का मेजर आर्क होगा, मेजर आर्क ये वाला। इस मेजर आर्क पर मेरे दोस्तों मान लो कोई पॉइंट P है और मैंने P से मिला दिया इनको, तो ये वाला जो एंगल है ये 39 डिग्री का है, 39 डिग्री का। ठीक है, तो आपसे ये पूछा ये एंगल ADB ये वाला, सीधा थ्योरम होती है मेरे दोस्तों, मन में बिठा लीजिए। अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री माइनस θ/2 होगा, 90 डिग्री माइनस θ/2। अगर सर्कल के, इसको हटाओ, अगर सर्कल के बाहर किसी बिंदु से टेंजेंट खींची जाती हैं और मेजर आर्क पर हमने कोई पॉइंट P लिया है, तो ये थीटा 90 माइनस θ/2, 90 में से 39 घटाऊं कितना आएगा 51, तो थीटा बराबर 51 का दुगुना, 102 डिग्री सवाल का आंसर है। डायरेक्ट थ्योरम है, बेसिक से भी कर सकते हैं। आगे आ जाओ जल्दी से। साल 1956 में एक टाउन की जनसंख्या 2,73,100 थी। 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई। तो साल 1976 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? गजब सवाल। देखो, सन 1956 में एक टाउन की जनसंख्या थी 2,07,300। आपसे पूछा सन 1976 में क्या होगी, यानी कि 20 साल बाद। 1956 से 1976 20 साल बाद होता है, 20 साल बाद जनसंख्या पूछी है।
एक्चुअली इस टाउन की जो जनसंख्या है वो 20% बढ़ती है सक्सेसिव, 20% इन एवरी डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। इस टाउन की जनसंख्या हर 10 साल में 20% बढ़ जाती है, हर 10 साल में, समझ में, इन ईच डिकेड। ठीक है जी। तो 20 इयर्स का मतलब क्या हो गया, 20 साल मतलब 2 डिकेड्स हो गया, 2 दशक हो गया। अगर ईच डिकेड हर 10 साल में 20% बढ़ रही है, किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा, 120%, यानी कि 1.2। अगले 10 साल में फिर से 20% बढ़ जाएगा, 120% हो जाएगा, 1.2 से गुणा, 2 डेसिमल से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है जी, यानी कि एंड में आएगा 2, खत्म खेल। रेलवे एनटीपीसी का सवाल है, कई बार मैं करवा चुका हूं, आसान सा क्वेश्चन था ना, तो ध्यान देना मेरे भाई। सवाल नंबर 20 देखिए, सिंप्लीफाई करो, √25 प्लस 10√6 प्लस √25 माइनस 10√6, इसको सरल करना है। वेरी गुड। कभी भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है, आपको पता है कैसे किया जाता है। देखो, या तो मेरे दोस्तों दो रास्ते हैं भाई, आप इसका अंडर रूट निकालो, इसका अंडर रूट निकालो, जो निकालना कोई मुश्किल काम नहीं, आसान ही काम है मेरे भाई। या दूसरा रास्ता है कि आप इसको x मान लो, कि माना ये x है, आप x का मान कभी भी मत निकालो डायरेक्ट, आप x का स्क्वायर निकालो। आप दोनों तरफ से x का स्क्वायर निकालोगे, रूट लेने पर चीजें आसान हो जाती है। ऐसे समझिए कि माना ये आपका a है और ये आपका b है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है। तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, 25 प्लस 10√6 प्लस बी स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 25 माइनस 10√6, बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab, जब मैं 2ab करूंगा यानी कि इन दोनों की गुणा करूंगा, तो गुणा है तो रूट के अंदर तो आएगा ही आएगा। अब रूट के अंदर भी आप देखो, 25 प्लस 10√6, 25 माइनस 10√6, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई नहीं हो गया भाई। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 10√6 का स्क्वायर 100 छिक्का 600 हो गया। क्लियर है, ये 10√6 से 10√6 आपका कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25 और 25 50, 625 माइनस 625 का अंडर रूट 5 दूनी 10, तो 50 प्लस 10 60, 60 मतलब 15 चौका 60, अंडर रूट लेंगे तो 4 का अंडर रूट 2, 15 का रूट 15, 2√15 सवाल का आंसर आ गया। मैंने पूरा डिटेल में लिख के बता दिया। कभी भी इस फॉर्मेट का सवाल आए, आप सीधा स्क्वायर करो, a प्लस बी का स्क्वायर। आगे चलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड टेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ 17,700 इज डिपॉजिटेड एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 साल। बिल्कुल बेसिक सवाल, अभी मैंने SICI पढ़ाया चैनल पे। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, जरा से भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पे जाओ मेरे भाई। मैंने लाइव क्लास लिए, 3 घंटे क्लास सिंपल इंटरेस्ट, 3 घंटे कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा खतरनाक समझाया है दोस्त, एक भी टाइप नहीं छोड़ा, जाके देख लीजिए। मैथ स्पेशल संपूर्ण बैच में मेरे दोस्त चैनल पे आओ। देखो, अगर ब्याज की दर 4% पर एनम है तो 2 साल के CISI का डिफरेंस आएगा R² बटे 100%, यानी कि 16 बटे 100, 0.16% आ जाएगा बच्चों। क्लियर है, 2 साल के CISI का जो डिफरेंस आएगा परसेंटेज में, अगर ब्याज की दर R% है तो R² बटे 100% होता है। अब प्रिंसिपल है 17,700 रुपए, 2 साल के CISI का डिफरेंस है 0.16%, ये आ जाएगा आंसर। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है जी, गुणा कर रहे हैं या डिजिटल सम लगा लो मेरे भाई। 7 7 14 15, 15 यानी कि 6 और 6 एक 7, 6 सत्ते 42, 42 का मतलब 6 डिजिटल सम, 6 डिजिटल सम आना चाहिए 6, 7 2 9, 6 2 8, खत्म। ये कितना आएगा, 2 8 10, 2 8 10 3 13, 13 2 15, 15 का मतलब 6 डिजिटल सम, 3 4 7 2 9, 3 डिजिटल सम, खत्म। 8 1 9, 3 डिजिटल सम। सेकंड ऑप्शन का डिजिटल सम 6 है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, जरूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़े। सवाल नंबर 22 देखिए, राहुल के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 27 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो उसने पाया कि 17 कंचे बच गए। अगर उसने कंचों को 19 बच्चों और 15 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो 9 और 5 कंचे बचते।
लेकिन जब उसने 80 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। राहुल के पास स्टार्टिंग में जितने कंचे थे उनकी संख्या क्या हो सकती? ये सवाल एलसीएम का है, यहां डिफरेंस सेम आएगा। राहुल के पास कुछ कंचे थे, अगर 27 बच्चों में बराबर बराबर बांटते तो 17 कंचे बच गए। डिफरेंस क्या है? 10 का। 19 बच्चों में बांटा तो 9 बच गए, 19 9 में 10 का डिफरेंस। 15 बच्चों में बांटा तो 5 कंचे बच गए, 10 का डिफरेंस। लेकिन ना इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ये लाइन इतनी जो है सिंपल है, अगर 80 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो एक भी कंचा शेष नहीं बचा। अगर 80 बच्चों में बराबर बराबर बांटने से कोई कंचा नहीं बच रहा तो यानी कि आंसर जो भी आएगा 80 का मल्टीपल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह कि संख्या नहीं पूछी, संख्या की रेंज पूछी है। और देखो यहां पे ना कुल 10-10 का ही फर्क है। अगर 10-10 का ही फर्क है तो आप आराम से निकाल सकते हो कि ये 5000 के करीब है। 5000 के करीब ऐसा नंबर जो 80 से कटता हो। तो देखो 8 का क्यूब होता है 512 और एक जीरो चुपका दो 5120 और 5120 आएगा जी सेकंड ऑप्शन इन दोनों के बीच में। खत्म, यही आंसर होना चाहिए और कुछ हो नहीं सकता, गारंटी हमारी है ना। ये आसान डाटा पे तो आप जल्दी से कर लोगे और ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन जैसे रेंज बड़ी कर देगा तो आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। 80 बच्चों में बराबर बराबर बांटा तो कोई कंचा नहीं बचा, यानी कि संख्या 80 का मल्टीपल होगी मेरे दोस्त। ठीक है, और बाकी भी कंडीशन यहां पे चेक कर सकते हैं, पर यही मेरा आंसर आना चाहिए। खेल खत्म, आ जाइए। दो ट्रेन ए और बी एक ही दिन सुबह 7 बजे और 7:50 से दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना होती हैं 80 और 100 की स्पीड से। दिल्ली से कितने किलोमीटर बाद दोनों ट्रेन एक साथ मिलेंगी? देखो मेरे भाई, ये दिल्ली है, दिल्ली से दो ट्रेन निकली। एक ट्रेन निकली है सुबह 7 बजे, दूसरी ट्रेन निकली है 7:50 पे। यानी कि पहली ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और दूसरी ट्रेन चलती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान से देखने वाली बात यह कि 7 बजे से लेकर 7:50 यानी कि पूरे 50 मिनट ट्रेन ए अकेले चली है। ट्रेन ए अकेले चलने के बाद यहां पे आ गई। ट्रेन ए की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, 50 मिनट में कितना चलेगी? तो 50 मिनट का मतलब होता है घंटे में 50/60 घंटे, 5/6 आवर। 50 मिनट को घंटे बदल लिया 5/6, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 400/6 यानी कि 200/3 किलोमीटर। तो 200/3 किलोमीटर चल के ट्रेन ए यहां पे आ गई मेरे भाई। ट्रेन ए यहां पे आ गई 200/3 किलोमीटर चल के। मैं कहानी दिखा रहा हूं सुबह के 7:50 की। दिल्ली से ट्रेन ए चली सुबह 7 बजे, 7:50 पे यहां आ गई। अब जैसे 7:50 हुआ ट्रेन बी भी चलना शुरू कर दी है। अब दोनों ट्रेन चल रही है दिल्ली से हैदराबाद की तरफ, यानी कि सेम डायरेक्शन में। दोनों ट्रेन मिलेंगी। देखिए ये वाली ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि बी फास्ट है। तो दोनों ट्रेन कहीं ना कहीं मिलेंगी। यही पूछा है दिल्ली से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेन मिलेंगी। समझ में? 7:50 के बाद की फिल्म ये है। एक बार बताओ, दोनों ट्रेन चल रही है 7:50 पे मेरे भाई। ये ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन ए बी और ट्रेन बी भी, दोनों ट्रेन चल रही हैं। और दोनों ट्रेन चलते 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 यहां पर मिलेंगी। तो जितने टाइम में ट्रेन है ये डिस्टेंस चलेगी, सेम उतने ही टाइम में ट्रेन बी को ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? सेम टाइम में ट्रेन है ये डिस्टेंस चलेगी, उतने ही टाइम में ट्रेन बी को ये डिस्टेंस चल के धप्पा करना पड़ेगा ट्रेन ए को। यानी कि दोनों ट्रेन सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगी। अगर टाइम सेम है, जब दोनों ट्रेन मिलेंगी तब तक सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगे। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। स्पीड का रेशियो क्या है? ए और बी की। ए की है 80 और बी की है 100, यानी कि 4:5 इनकी स्पीड का रेशियो है। तो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 4:5 ही होगा। बस बात खत्म। यानी कि ए ने 4 यूनिट डिस्टेंस चला है तो बी ने 5 यूनिट। हालांकि बी को 1 यूनिट डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ेगा। सवाल के अनुसार बी को ए से 200/3 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200/3 किलोमीटर है। दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे? यानी कि ट्रेन बी द्वारा चलेगी दूरी, तो 5 की वैल्यू पूछी है। तो 200 × 5 1000/3 किलोमीटर।
है ना। ट्रेन भी जो यहां से यहां तक, दिल्ली से यहां तक 1000/3 किलोमीटर चलेगी। बढ़िया सवाल बच्चे, गजब। आओ सवाल नंबर 24 बनाइए। अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है और ये एक इक्वेशन आपके सामने है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? सवाल सीजीएल 2023 के प्री के पेपर का आया हुआ है एज इट इज। देखो साइन थीटा का मान 1 से छोटा होगा, तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं मेरे भाई, है ना। जैसे कि ये वाला नंबर आंसर नहीं हो सकता, हालांकि सॉल्व भी करके हम आपको दिखा देते हैं। साइन थीटा निकालना है तो देखो यहां कॉस से कट रहा है दोनों तरफ, है ना। कॉस यहां भी है, कॉस यहां भी, कॉस यहां भी, तो कॉस थीटा काट लेते हैं। साइन थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1/4, ये आ गया। आप बोलोगे यस सर यही आ गया, लेकिन साइन थीटा निकालना है तो इस कॉस को साइन में बदल लो ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सवाल है। देखो पहले तो पूरे को 4 से गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन को। ये हो जाएगा 4 साइन थीटा बराबर, पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा कर दो, बटे में 4 आना, 4 दूनी 8 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो हो गया मेरे भाई। -8 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आते हैं, प्लस का 8 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद ये -8 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आए, 4 साइन थीटा है ही, 4 साइन थीटा, क्लियर है। अब ये देखो राइट साइड में क्या है, 8 एकम 8, 8 माइनस 1 7, 7 है। 7 जब इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। मैंने कॉस को साइन में बदल लिया, केवल यहां से साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का बी, यानी कि माइनस का 4 प्लस माइनस √b² -4ac, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, b² -4ac, यानी कि माइनस का 4 गुणा 8 गुणा माइनस का 7 प्लस का 7 हो जाएगा, बटे 2a। 2a का मतलब 2 8 16 ही आएगा। माइनस साइन तो लेंगे नहीं मेरे भाई, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो माइनस का 4, बताओ, माइनस का 4 प्लस, एक्चुअली यहां से भी 4 कॉमन आ जाएगा ना, 4 का अंडर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 8 7 56 4 60, और ये बटे 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा √15 -1/4, ये वाला आंसर है। पूरा करके दिखा दिया मैंने आपको, क्योंकि माइनस का 4, 60 का अंडर रूट क्या होता है, 15 चौका 60, यानी कि 2√15, 60 का अंडर रूट 2√15, तो 2 दूनी 4√15/16, तो ऊपर नीचे से आपका 4 कट जाएगा, तो कहेगा √15 -1/4। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं, आसान सवाल है। आ जाओ आगे, सवाल नंबर 25 इस मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल देखिए। एक वाटर टैंक 40 मिनट भर जाता है 43 पाइप से सेम कैपेसिटी के। कितना मिनट लगेगा वाटर टैंक को भरने में अगर हम 9 पाइप लगाएं सेम कैपेसिटी के? भाई M1D1 बराबर M2D2। सवाल पढ़ते ही पता लगना चाहिए कि कैसे होगा, अगर फिक्स टाइप का सवाल है कि इसमें कुछ नया नहीं है। 43 जो है पाइप हैं, तो वो सेम पाइप, सेम कैपेसिटी के 43 पाइप 40 मिनट में भरते हैं। अगर हम सेम कैपेसिटी के 9 पाइप लगाएंगे तो 9 पाइप कितने मिनट में भरेंगे? क्या इतना सा सवाल नहीं है आपके सामने? हैं 43 गुणा 40 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1720/9 मिनट। बस खेल खत्म, ये आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, 200 से कम आएगा, ये वाला आंसर नहीं है, 200 से कम आएगा मेरे भाई। ठीक है जी, ये क्या है, 9 एकम 9 और 8, 9 नाम 81, 109 191 पॉइंट समथिंग है, ये वाला आंसर, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। खेल खत्म, पूरा डिवाइड करने की जरूरत थोड़ा ना है मेरे दोस्त। कितने शानदार शानदार सवाल थे। आज के मॉक टेस्ट की खास बात यह है कि एक तो ये नए इंटरफेस पे हुआ है, और दूसरा सवाल भी बहुत बढ़िया बढ़िया हमने यहां पे डाले। और मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ ही सवाल यहां पर नए बना के डाले हैं, बाकी ज्यादातर सवाल रेलवे एनटीपीसी के और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के हैं। कुछ ही सवाल मैंने नए बना के डाले हैं। बढ़िया है,
मजा आया होगा मेरे दोस्तों। अब एग्जाम में ज्यादा समय नहीं, 3 लाइव टेस्ट हम आपके और करा देंगे अपनी एप्लीकेशन पर फ्री। 10 हमारे हो चुके हैं मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आया, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना। धन्यवाद, बाय।